6 साल पहले वर्ष 2016 में एक शख्स 13,600 करोड़ रुपए की अघोषित रकम को सफेद करवाने के लिए आयकर विभाग में एक आवेदन करता है और ये आवेदन केंद्र सरकार की एक विजनरी योजना, फेयर एंड लवली योजना, माफ कीजिएगा, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत करता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में 2016 में एक ऐसी योजना उन लोगों के सामने पेश की जिनके पास काला धन मौजूद है, जिनके पास अघोषित आय थी, और ये योजना थी कि आप सरकार के पास आवेदन कीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आवेदन कीजिए और जितनी भी आपकी रकम है उस पर 45% टैक्स भरकर बाकी की 55% रकम को आप लीगल इनकम के अंदर कन्वर्ट करवा लीजिए। और ये योजना उस समय काला धन रखने वालों के लिए एक वरदान साबित करने वाली एक योजना थी। फेयर एंड लवली योजना। इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। कहीं से भी उसने चोरी की हो, कहीं से भी उसने भ्रष्टाचार से पैसा बनाया हो, जितना भी उसका ब्लैक मनी हो, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। नमस्कार। एक समय था जब सीबीआई का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों की सांसें फूल जाती थी, लेकिन आज सीबीआई से ज़्यादा ईडी पावरफुल है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। ईडी इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी इंसान का यहाँ पे अर्थ है कि किसी भी ताकतवर इंसान को, साधारण आप मुझ जैसे इंसान को गिरफ्तार करने के लिए ईडी या सीबीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लोकल पुलिस स्टेशन का एसएचओ भी हमको गिरफ्तार कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अहमदाबाद, गुजरात के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी महेश शाह की, जिन्होंने 2016 में इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत आयकर विभाग के पास एक आवेदन दिया कि उनके पास 13,600 करोड़ की अघोषित आय है और टैक्स भरकर उसको सफ़ेद किया जाए। आज उस केस का क्या हुआ? क्या पता चला कि वो रुपया किसका है? क्या महेश शाह को सज़ा मिली? जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, क्या वो पता करने में सक्षम रही? और उससे भी बड़ी बात, भारतीय मीडिया की क्या भूमिका रही? तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 की बात है जब महेश शाह ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आवेदन किया तो ये खबर लीक हो गई और इस खबर को उस समय मीडिया ने काफ़ी हाइप दी, क्योंकि मामला ताज़ा था, मामला गुजरात से जुड़ा था, तो लगातार अपडेट्स नहीं मिल रहे थे। महेश शाह एक टीवी स्टूडियो में पहुंचते हैं और वहाँ उनका इंटरव्यू चल रहा होता है और इंटरव्यू के दौरान वो इतना बोलते हैं कि ये रकम जिन लोगों की है या इस रकम की जो सच्चाई है वो सिर्फ आयकर विभाग के अधिकारियों को ही बताएंगे। अब बात आती है 13,860 करोड़ की। 13,860 करोड़ मेरे कहने से मिस्टर सीए तैमूर शेख ने फॉर्म भर के दिए। ये किसके थे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये मैं डिपार्टमेंट में रजू करूँगा, डिपार्टमेंट को बताऊँगा। जब लाइव इंटरव्यू चल रहा था तो पुलिस और इनकम टैक्स ऑफिसर पहुंचते हैं और महेश शाह को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब महेश शाह से पूछताछ होती है, लेकिन जो पूछताछ के अंदर जो अपडेट्स आते हैं, जैसे आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जैसे ईडी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है। जैसे अभी हम ताज़ा मामला देखते हैं नेशनल हेराल्ड का कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के को जो ईडी ने पूछताछ के बुलाया, तो एक एक मिनट की अपडेट जो मीडिया दे रहा था कि अब ये किया, लंच हो गया। तो उस समय महेश शाह से जो पूछताछ हुई उसके बारे में मीडिया ने कोई खबर ही नहीं दी ज़्यादा, और देते भी कैसे? हो सकता है उन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हो मीडिया को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो महेश शाह ने आयकर विभाग के अधिकारियों को बताया कि 13,600 करोड़ की जो रकम है ये उनकी नहीं है। इस रकम में से
6,000 करोड़ रुपए एक नेता के हैं। गौर से सुनिएगा कि 13,600 करोड़ की जो रकम है वो महेश शाह की नहीं है। इनमें से 6,000 करोड़ रुपए तो एक नेता के हैं और बाकी रकम कुछ समाचार पत्रों ने इनकम टैक्स जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर अगले दिन प्रकाशित भी की और उन्होंने बताया कि महेश शाह ने जो बताया है उनमें से यह रकम जिन लोगों की है उनमें से 6,000 करोड़ एक नेता के, 1,360 करोड़ नेता का पार्टनर, 2,800 करोड़ एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है उसके हैं, 1,200 करोड़ रुपए एक कॉरपोरेट ग्रुप के हैं, 1,800 करोड़ उद्योगपति के जीजा हैं उसके हैं, 300 करोड़ एक स्थानीय नेता के हैं। देखिए, गुजरात में एक स्थानीय नेता, उसके 300 करोड़ रुपए और 400 करोड़ रुपए एक पूर्व अधिकारी और व्यापारी के हैं। ये सब जानकारी महेश शाह ने आयकर विभाग के अधिकारियों को पूछताछ में दी और ये खबर मीडिया ने आयकर विभाग के सोर्सेज के हवाले से उस समय बताई थी। उसके बाद जांच में महेश शाह कहते हैं कि उनके पास एक डायरी है जो मुंबई में है, मुंबई में रखी हुई है और उसके अंदर उन सभी लोगों के नाम है जिनका ये रुपया है। महेश शाह को मुंबई भी लेके जाया जाता है, जांच होती है, लेकिन जो डायरी वाली बात है या उसके अंदर जो नाम है उसका कोई खबर का अपडेट नहीं है, ना वो खुलासे को अभी जनता के सामने आया है। महेश शाह ने साफ कहा कि वो सिर्फ 2% पे काम करते हैं, यानी ये जो रुपया है वो उनका नहीं है। जैसा हमने पहले भी बताया कि 6,000 करोड़ रुपए एक नेता के, कुछ स्थानीय नेताओं के, कॉरपोरेट हाउस के, इंडस्ट्रियल ग्रुप के, तो महेश शाह सिर्फ 2% पर उनको मैनेज करने का काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईडी, आईटी, सीबीआई के पास इतनी पावर या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो महेश शाह ने जो बोला उसके पर इंक्वायरी करे, उसको पूरी तरह से छानबीन करे? क्योंकि मामला 6 साल हो गया, अभी तक उन नामों का पता नहीं चला है और यहाँ पर हम ईडी या इनकम टैक्स की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं कि आखिर जो वर्तमान में ईडी की जो कार्रवाई होती है वो किस आधार पर हो रही है। क्योंकि सवाल उठना लाजमी है कि क्या ईडी महेश शाह के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती? तो इसका सवाल खुद महेश शाह है कि महेश शाह कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद, गुजरात के? गुजरात या अन्य राज्यों में ईडी जा सकती है, यह केंद्र पे निर्भर करता है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। फिलहाल जो ईडी है वो महाराष्ट्र में शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में ताज़ा नई सरकार बनी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन तोड़ते हुए बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है और एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो संजय राउत शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता है, उनके पीछे ईडी हाथ धोकर पड़ी है। उससे पहले ईडी दिल्ली के अंदर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ कर सकी है। अब देखिए, जांच चलती रहती है, हो सकता है कि इसका परिणाम कुछ ना निकले, लेकिन एक जो परसेप्शन है वो क्रिएट किया जाता है। परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? ईडी और सरकार। और उस परसेप्शन के आधार पर लोगों का मूड बदलने का काम करता है प्रायोजित मीडिया। यानी जो नेक्सस लोगों के माइंड के चारों तरफ ताना बाना बुन रखा है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोगों का ध्यान बुनियादी ज़रूरतों पर, बुनियादी सवालों पर ना पड़े। और वो क्या चीज़ है बुनियादी सवाल? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, विदेशी निवेश, देश की आर्थिक नीति वगैरह वगैरह। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसके अंदर न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें आप जब खबर उठा के देखोगे तो कोई भी जनहित की बात नहीं देखने को मिलेगी। और आजकल जो आप खबरें देखेंगे सारी ईडी के इर्द गिर्द है। अभी ताज़ा मामला झारखंड को लेकर है कि झारखंड में जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो अलायंस है, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस के 3 विधायकों को टारगेट किया गया और वो आसाम के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिले। तो फिलहाल ईडी को मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाने की ज़रूरत है क्योंकि वो पहले ही मामला सामने आ चुका। तो अब ईडी किस आधार पर कार्रवाई करती है ये अब सब आपके सामने है। तो बात महेश शाह की नहीं है, बात देश की जांच एजेंसियों की है कि महेश शाह
2016 में 13,600 करोड़ की इतनी बड़ी रकम को डिस्क्लोजर स्कीम के तहत वाइट कराने के लिए आवेदन करता है, उसका कुछ नहीं पता। और कुछ समय पहले इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक समर्थक व्यापारी के घर पे इतनी बड़ी रकम मिली, उसको मीडिया ने बहुत तूल दिया कि काला धन है, पीला धन है, सफ़ेद धन नहीं है, ये वो। पर हुआ क्या, उसने क्योंकि वो रकम उसकी जेन्युइन थी और उसने डिस्क्लोज नहीं की थी, तो टैक्स भरा और उसको बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। देखिए दोस्तों, 2016 में देश में नोटबंदी की जाती है और नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ ये सरकार ही बता सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया था कि जितने भी नोट हैं लगभग 99% से ज़्यादा वापस रिकवर किए जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब रिकवर किए जा चुके हैं तो ये जो अघोषित आय है, जिनके पास अगर कैश डिपॉजिट भी हुआ है, वो कहाँ से आया। तो एक आपको अपडेट दे दूं कि नोटबंदी से ठीक पहले गुजरात का एक कोऑपरेटिव बैंक, जिस पे गंभीर आरोप लगे कि उस पहले दिन नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा रकम उस बैंक में जमा की गई। पर इन सवालों पर मीडिया कभी भी सवाल नहीं करेगा। मीडिया ने आज तक कभी भी किसी भी शो में, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, चाहे वो हल्ला बोल हो, चाहे जो भी शो हो, उसमें कभी भी सरकार से ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि नोटबंदी का फ़ायदा क्या हुआ। मीडिया ने एक काम ज़रूर किया कि जिन लोगों ने सरकार से पूछा उन लोगों को देश विरोधी होने का सर्टिफिकेट जरूर दिया। तो वक्त है इस देश के मीडिया से सतर्क रहने का और सरकार से सवाल करने का, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो सरकार को जो रवैया है वो तानाशाही की तरफ बढ़ता जाएगा। देखिए, हम और आप जैसे लोगों पर कोई भी जांच एजेंसी जांच करके अपना वक्त खराब नहीं करेगी, पर जिन लोगों के खिलाफ ये जांच कर रही है वो एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है और उसी के आधार पर जनता के मूड को स्विंग करने की कोशिश हो रही है और उसका नतीजा जनता का ध्यान भटकता है और जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे हटकर दूसरे मुद्दों के हम उलझ जाते हैं और उसका नतीजा कि देश की सत्ता में कुछ ऐसे लोग हावी हो जाते हैं जिनके लिए विकास, शिक्षा, विज्ञान, रिसर्च, तकनीक, ये सब मुद्दे कोई मुद्दे नहीं हैं। उनके लिए वही मुद्दे हैं जो समाज को बांटने का काम करें। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।